नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए आज बात करते हैं समसामयिक घटना चक्र द्वारा जो वीकली करंट अफेयर बनाई जाती है। आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। एक करंट अफेयर 8 से 14 दिसंबर 2024 के बीच की घटनाएं हैं। आइए पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रीय घटनाओं पर। तो यहाँ पे अगर बात करें राष्ट्रीय घटनाओं में, तो यहाँ पे पहली घटना दी है 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई। तो ये आयोजित हुई है देहरादून उत्तराखंड में आयोजित हुई है। कब से कब तक? तो 12 से 15 दिसंबर 2024 के बीच आयोजित की गई है। अब यहाँ पे देहरादून में अभी हाल ही में जो वन स्थिति रिपोर्ट जारी हुई है, वन अनुसंधान संस्थान जो देहरादून में वहाँ से जारी हुई है। तो आपने अगर वन स्थिति रिपोर्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने संपूर्ण जानकारी दी है। आइए बात करते हैं, अगर इसका आयोजन की बात हो गई, अगर इसके थीम की बात करें तो ये थीम रहा है इसका डिजिटल हेल्थ आयुर्वेद का दृष्टिकोण, इसका थीम रहा है। तो थीम भी महत्वपूर्ण बन जाता है, इसका थीम पूछा जा सकता है। देखिए जब भी कोई चीज़ आयोजन होता है कोई चीज़ का, तो उसमें जो है थीम कहाँ पे आयोजित की गई है और किसके द्वारा आयोजित की गई है, वो पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अगर इसमें अब बात करें कि जो आयोजित की गई WAC 2024, तो इसमें कितने देशों के लोगों ने भाग लिया? तो 54 देशों के लोगों ने भाग लिया है। तो यहाँ पे देखिए थीम क्या रहा है, कितने देशों के लोगों ने भाग लिया है, कहाँ पे आयोजित की गई है, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आगे बात करते हैं भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ। तो ये संपन्न हुआ नई दिल्ली में, नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। और ये किस मंत्रालय द्वारा जो है आयोजित किया गया था? ये जो है पत्तन पोत परिवहन जलवायु मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे बात करें राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह 2024 कहाँ आयोजित हुआ। तो यह आयोजित हुआ विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। आगे बात करते हैं इसी में, तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ये कौन सा? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया गया है। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कितनी पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किया? तो कितनी पंचायतें? तो जो है 45 पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे बात करते हैं, आगे बात करें केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने किस पुस्तिका का अनावरण किया? तो ये जो है पुरस्कार विजेता पंचायतों के कार्यों सर्वोत्तम कार्य प्रणाली। आगे बात करते हैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिले के मिलक आमावती गांव को कौन सा पुरस्कार मिला? तो ये कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार दिया गया। आगे बात करते हैं मिलक अमावती गांव को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश बरेली में भरतोल गांव को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार की किस श्रेणी में पुरस्कृत किया गया? तो ये जो है बाल हितैषी पंचायत में जो है श्रेणी में इसको प्रदान किया गया है। आगे बात करते हैं इसका स्थान कौन सा रहा है देश में? तो जो है इसका स्थान रहा है दूसरा, देश में दूसरा स्थान रहा है। किसका? तो जो बरेली की भरतोल गांव है उसका दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार दिया गया है। आगे बात करते हैं, आगे बात करें इसी में, तो इसमें जो है आगे दिया है गुजरात सरकार ने किस धर्म से जुड़ी विरासत और स्थलों के संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये हस्ताक्षर होते हैं 10 दिसंबर 2024 को। ये जो है बौद्ध धर्म के जो विरासत स्थल हैं और उन पे जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे बात करते हैं टूरिज्म कॉरपोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो बोध गया विद्यालय 980 इंस्टीट्यूट थाईलैंड के साथ किया है। आगे बात करते हैं चौथी मेंकांग गंगा धम
यात्रा कहाँ से शुरू हुई? तो बैंकॉक थाईलैंड से शुरू हुई है। आगे बात करते हैं, चौथी मेकांग गंगा धम्म यात्रा ने किस दौरान भारत में रही? तो भारत में रही है 2 से 10 दिसंबर 2024 के बीच रही है। आगे बात करते हैं, गूगल ने भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए किस संगठन के साथ रणनीतिक साझेदारी की? तो ये जो है एनसीईआरटी के साथ की है। एनसीईआरटी के साथ की है। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, जो एनसीईआरटी है क्या लॉन्च करेगा? तो यूट्यूब चैनल लॉन्च करेगा। यूट्यूब चैनल से जो है पढ़ाई कराएगा एनसीईआरटी जो संस्थान है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, ये यूट्यूब चैनल किस कक्षा के छात्रों के लिए होंगे? तो 1 से 12 जो क्लास है उसके लिए यूट्यूब चैनल होगा, जो एनसीईआरटी संगठन है वो लॉन्च करेगा। आगे बात करते हैं, ये चैनल कितनी भाषाओं में शैक्षणिक सामग्री प्रदान करेंगे? तो ये जो है कितनी भाषाओं में? तो 29 भाषाओं में जो है सामग्री प्रदान करेंगे। अगर बात करें, जो भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है, 8वीं अनुसूची, और उसमें 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, याद रखिएगा। अंग्रेजी भाषा का जिक्र नहीं है, ये भी पॉइंट जो है पूछा जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, गूगल ने यूट्यूब पर प्रमाणित पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो ये जो साझेदारी की है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षण कार्यक्रम मतलब NPTEL के साथ साझेदारी की है। आगे बात करते हैं, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आयोजन हुआ है भारत मंडपम में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है, याद रखिएगा। ये कब से कब तक? तो 9 से 10 दिसंबर 2024 के बीच होता है। ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का कौन सा संस्करण था? तो ये चौथा संस्करण होता है, इसका चौथा संस्करण। आगे बात करते हैं, इसका थीम क्या रहा है? तो थीम रहा है, क्या थीम रहा है? तो भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस में नवाचार, इसका थीम रहा है। आगे बात करते हैं, अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी ई मार्केट प्लेस से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये उत्तर प्रदेश बना है। मतलब ऑनलाइन जो है बिक्री करने के लिए पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश ने GEM को पूरी तरह से अपनाने के लिए किस प्रणाली को समाप्त कर दिया? तो पुरानी निविदा प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया। अगर बात करते हैं, ये पोर्टल जो है शुरुआत कब से हुई थी? तो 2016 से होती है, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो सरकारी विभागों के लिए सामान सेवाओं की ऑनलाइन खरीद को सुविधाजनक बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, ये जो है कार्य किसके तहत करता है? तो ये जो है पोर्टल किसके तहत कार्य करता है? तो आपूर्ति निपटान महानिदेशालय मतलब वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो है कार्य करता है। आगे बात करते हैं, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आगे बात करते हैं, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 कहाँ आयोजित हुई? तो आयोजित हुई है जयपुर में। कहाँ पे आयोजित हुई है? तो जयपुर में आयोजित हुई है, और जयपुर अभी चर्चा में रहा था तो हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए। आगे बात करते हैं, इसका विषय क्या रहा है, इसका थीम क्या रहा है? तो थीम महत्वपूर्ण बन जाता है। थीम रहा है रिप्लेट रिस्पॉन्सिबल रेडी, इसका थीम रहा है। तो याद रखिए, ये समिट का थीम देखिए, जब भी कोई समिट होती है तो उसमें देखिए कहाँ पे आयोजित की गई है, किसके द्वारा आयोजित की गई है, और उसका थीम क्या रहा है। 3 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आगे बात करते हैं, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य ये है राजस्थान को एक निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना, इसका थीम है, इसका उद्देश्य है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, इसमें और कौन से समारोह शामिल थे? तो ये MSME कनक्लेव प्रवासी राजस्थानी कनक्लेव शामिल थे।
आगे बात करते हैं ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया है। आगे बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। आगे बात करते हैं इस योजना का क्रियान्वयन किस संगठन द्वारा किया जाएगा, तो ये संगठन कौन सा है, तो ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। आगे बात करते हैं किस केंद्र शासित प्रदेश ने कर्मयोगी भारत क्षमता निर्माण आयोग मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो पुडुचेरी के जो है पुडुचेरी के साथ की है। आगे बात करते हैं ये समझौता किससे संबंधित है, तो लोक सेवकों के प्रशिक्षण से संबंधित है, मतलब वहाँ के जो लोक सेवक हैं उनके प्रशिक्षण से संबंधित यह समझौता किया गया है। आगे बात करते हैं कर्मयोगी भारत की स्थापना किस विभाग ने की, तो ये किस विभाग ने की है, तो ये जो है कार्मिक प्रशिक्षण विभाग ने की है। आगे बात करते हैं गोरखपुर में कब तक देश का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन अध्ययन केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया, तो सितंबर 2025 तक बन जाएगा। आगे बात करते हैं गोरखपुर ने किस गांव में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य जो है रखा है, तो ये जो है कौन से गांव में, तो सुथनी गांव में स्थापित किया जाएगा। गोरखपुर के एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ये है कचरा मुक्त शहर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे जो थी राष्ट्रीय घटनाओं पर यहाँ पे चर्चा किया है। आइए अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर। तो आइए अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर बात करें तो इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे पहला इवेंट दिया है पहले भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये कहाँ किया गया है, तो ये जो 11 दिसंबर 2024 को किया गया है काठमांडू, और काठमांडू में जो है सार्क का मुख्यालय भी है, याद रखिएगा। नेपाल की राजधानी भी है काठमांडू, ये भी याद रखिएगा। इस सम्मेलन के दौरान किस आयोजन पर फोकस किया गया, तो ये जो है महाकुंभ 2025 जो प्रयागराज में होगा। आगे बात करते हैं चीन ने किस देश के कुछ कर्मचारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया, तो ये अमेरिका का जो वीजा है वो प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया, किसने, तो चीन ने। आगे बात करते हैं किन मामलों में हस्तक्षेप करने के कारण चीन ने ये निर्णय लिया, तो ये जो है हांगकांग में हस्तक्षेप करने के लिए जो है अमेरिका का वीजा प्रतिबंधित कर दिया है, किसने, तो चीन ने। आगे बात करते हैं म्यांमार को मानवीय सहायता के रूप में भारत ने किस खाद्य सामग्री की आपूर्ति की, तो भारत ने जो की है वो चावल दिया है। भारत ने कितना चावल दिया है, तो 2200 मीट्रिक टन दिया है। आगे बात करते हैं यूके ने किस समझौते में शामिल होने की घोषणा की, तो ये जो है अमेरिका बहरीन व्यापक सुरक्षा एकीकरण समृद्धि समझौता, इसमें शामिल होने की किसने, तो यूके ने जो है घोषणा की है। आगे बात करते हैं भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की चौथी बैठक कहाँ संपन्न हुई, तो ये संपन्न होती है 9 दिसंबर 2024 को मानामा बहरीन में संपन्न होती, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं किस देश ने अपने राष्ट्रपति की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया, तो ये जो है दक्षिण कोरिया ने लगा दिया है विदेश यात्रा पर प्रतिबंध, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति यून सुक एओल द्वारा की गई किस घोषणा के कारण उनकी जांच की जा रही है, तो अल्पकालिक मार्शल लॉ। आगे बात करते हैं भारत बांग्लादेश विदेश कार्यालय परामर्श की बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो ये जो है ढाका में आयोजित की गई है। ढाका क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी है। आगे बात करते हैं भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया, विक्रम मिश्री ने किया है, विदेश सचिव है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं बांग्लादेश की वर्तमान यूनुस सरकार में विदेश मंत्री कौन, तो विदेश मंत्री है मोहम्मद तौहीद हुसैन है।
आगे बात करते हैं किस देश के प्रधानमंत्री सियाओसी सोबालेनी ने अविश्वास प्रस्ताव के पहले ही इस्तीफा दे दिया? तो टोंगा। आगे बात करते हैं किस देश में विद्रोह ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया? तो ये जो है सीरिया ने। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति बशर अल असद का शासन कितने वर्षों तक चले युद्ध गृह के बाद समाप्त हुआ? तो 13 वर्ष बाद समाप्त हुआ है, याद रखिएगा। आगे बात करें जॉन द्रेमानी महावा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो घना के चुने गए। आगे बात करते हैं बुर्किना फासो की सैन्य सरकार ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? रिम तालबा जीन इमैनुअल ओएट्रांगो को चुना है, याद रखिए। आगे बात करते हैं नेब्रास्का प्रांत यूएसए में महात्मा गांधी स्मृति दिवस कब घोषित किया गया? तो 6 दिसंबर को घोषित किया गया। आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने तालिबान के किस निर्णय की भर्त्सना की? तो लड़कियों के चिकित्सा प्रशिक्षण पर प्रतिबंध। तालिबान द्वारा लगाए गए प्रतिबंध किस देश में लागू किए गए? तो ये जो है अफगानिस्तान में। आगे बात करते हैं अमेरिका के नवनिर्मित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नासा के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? तो ये जो है जेरेड इसाकमेन। आगे बात करते हैं भारत और कुवैत ने किस स्तर पर यह सहयोग के लिए एक संयुक्त आयोग गठित करने का निर्णय लिया? तो विदेश मंत्रियों के स्तर पर। आगे बात करते हैं संयुक्त आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो द्विपक्षीय संबंधों के समग्र आयाम की समीक्षा निगरानी करना इसका उद्देश्य होगा, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अजमेर ने किस नई पीढ़ी के एआई फाउंडेशन मॉडल की घोषणा की? तो अजमेर नोवा। आगे बात करते हैं मैनहट्टन न्यूयॉर्क शहर में किस बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई? तो यूनाइटेड हेल्थ केयर। आगे बात करते हैं यूनाइटेड हेल्थ केयर के सीईओ कौन थे? तो सीईओ कौन थे? तो ये सीईओ जो थे तो ब्रायन थॉम्पसन थे। तो यहाँ पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।